आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति विषय का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जब हम प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति के विषय का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम वैदिक काल से महिलाओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं, परंतु इस अध्याय में हम वैदिक काल से पूर्व के जो समय हैं, जिसमें नवपाषाण काल, नवपाषाण ताम्र काल और सैंधव काल, इनको लिया जा सकता है, का भी अध्ययन करेंगे। नवपाषाण काल का जो समय है वो ईसा से लगभग 4 से 5,000 वर्ष पूर्व का है। नवपाषाण काल में यह सभ्यता देश के उत्तर पश्चिम में ईसा से 4 से 5,000 वर्ष पूर्व हुई और देश के विभिन्न भागों में देर सबेर विकसित होती गई। इस सभ्यता में इस युग के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जब हम स्त्रियों की भूमिका का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण रही। वो खेती का बहुत सा काम, गेहूं पीसने का काम, खाना बनाना, सूत काटना, कपड़ा बुनना, बर्तन बनाना आदि अधिकांश कार्यों का दायित्व संभवतः स्त्रियों का ही था। अतः समाज में उनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण बनी रही। पुरुषों का मुख्य दायित्व फसलों की रक्षा करना, शिकार और पशुपालन रहा। औजार और हथियार बनाना भी उन्हीं का ही काम था, परंतु बाद में कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में पुरुषों का वर्चस्व कायम हो गया। हल के आविष्कार और जुताई में पशुओं की सहायता से कृषि कर्म स्त्रियों के लिए अधिक श्रमसाध्य सिद्ध हुआ। अतः स्त्रियों को अब घरेलू कामों को संभालने की नई भूमिका प्रदान की गई। इसके पश्चात जब हम देखते हैं ताम्रपाषाण युग में, तो इस युग में एक और हमें नवपाषाण काल में एक और हमें चीज़ देखने को मिलती है, वह है कि इस युग का मनुष्य जो है मातृ देवता का उपासक था। वह स्त्री रूप में मातृ शक्ति या मातृ देवता की मूर्तियां बनाता और उनकी पूजा करता था। अब हम इसके पश्चात देखते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण ताम्र काल, जिसमें मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे के बर्तनों और उनका उपयोग करना सीख गया था। इसमें हम दो विशिष्ट जगहों, दक्षिण बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृति और उत्तर बलूचिस्तान में झोब संस्कृति के से जो प्राप्त अवशेष हैं उनके आधार पर वहाँ महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसका अध्ययन करेंगे। कुल्ली संस्कृति के अवशेषों में मिट्टी से बनी पशुओं और स्त्रियों की बहुत सी लघु मूर्तियाँ मिली हैं। संभवतः ये मूर्तियाँ देवियों की रही होंगी। इसी तरह से झोब सभ्यता के अवशेषों में भी पशुओं और स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। झोब सभ्यता की स्त्री मूर्तियाँ देखने में डरावनी लगती हैं। यद्यपि कुल्ली की मूर्तियों की भांति इनमें भी कमर के ऊपर का ही भाग बनाया गया है और वे अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, किंतु उनके चेहरे भयंकर हैं। इसीलिए विद्वानों का यह मानना है कि वे संभवतः मातृ देवी की मूर्तियां हैं। इनके चेहरे की भयंकरता मातृ देवता के रौद्र रूप को अभिव्यक्त करती थी। संभवतः ये स्त्री मूर्तियां पूजा के काम में आती थी। इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि सैंधव काल में जो है वो स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से थी। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों के उत्खनन में भारी संख्या में खड़ी हुई एवं अर्धनग्न नारी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। विद्वानों का मत है कि ये मूर्तियां मातृ देवी या प्रकृति देवी की मूर्तियां हैं। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता के देवगणों में मातृ देवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। प्राचीन संसार में मातृ देवी की पूजा लोकप्रिय थी। इसी प्रकार की मूर्तियां ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन, एशिया माइनर
मिस्र, पश्चिमी देशों में भी मिलती हैं। दक्षिणी एशिया में भी ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं। मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। इस बात की संभावना है कि कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना से ही शक्ति पूजा की परंपरा का विकास हुआ। मातृ देवी की मूर्तियाँ प्रायः अर्धनग्न अथवा नग्न रूप में मिलती हैं। कुछ मूर्तियों में जननी का रूप दिखाया है, जिसमें शिशु को स्तनपान करते हुए दिखाया गया है। एक नारी मूर्ति के गर्भ से वृक्ष निकलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। संभवतः यह वानस्पतिक जगत की देवी का प्रतीक हो। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी को संपूर्ण विश्व की सर्जक, पालक एवं पोषक के रूप में माना जाता था। पीपल की 2 शाखाओं के बीच में एक मातृ देवी की मूर्ति का हमें चित्रण मिलता है। इस मूर्ति के सामने एक पुजारी बलि का बकरा लिए हैं और मूर्ति के निचले भाग में अनेक खड़े व्यक्ति उस बलि समारोह में भाग लेने वाले प्रतीत होते हैं। परंतु फिर भी ठोस साक्ष्यों के अभाव में हड़प्पा सभ्यता में हम नारी का स्थान एकदम सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकते। फिर भी विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता के समाज में नारी का आदरपूर्ण स्थान था। परिवार की मुखिया एवं पोषिका समझी जाती थी। उसका मुख्य कार्य बच्चों का पालन पोषण एवं अवकाश के समय में घर में सूत काटना था। मुद्राओं पर अंकित विभिन्न नारी चित्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उस समय में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था और वे धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों में पुरुषों के साथ समान रूप से सम्मिलित होती थी। ये तो था वेदों से पूर्व के काल में स्त्रियों की क्या स्थिति रही। खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर नारी की स्थिति का ये चित्रण विद्वान लोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। इसे हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में स्त्रियों को आदर और सम्मान प्राप्त था। बालकों के समान बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। उन्हें गृहस्वामिनी, अर्धांगिनी आदि नामों से संबोधित किया जाता था। वैदिक काल की कुछ विदुषी महिलाओं में अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। उन्हें ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा भी कहा जाता था। उन्हें अपनी बौद्धिक और आंतरिक शक्तियों के विकास का अधिकार प्राप्त था। शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वे अध्यापन का कार्य कर सकती थी। ऐसी महिलाओं को उपाध्याया कहा जाता था। अध्ययन समाप्त करने के पश्चात विवाह करने वाली महिलाओं को सद्योवाहा के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः विवाह कार्य माता पिता की इच्छा से होता था, किंतु स्वयंवर की प्रथा का भी इस युग में प्रचलन था। पत्नी पूर्ण रूपेण पतिव्रता धर्म का पालन करती थी और पति एक पत्नी व्रत का अनुसरण करता था। इस प्रकार सामान्यतः पुरुष और स्त्री दोनों आदर्श दाम्पत्य जीवन का पालन करते थे, परंतु उच्च वर्ग के लोगों में बहुविवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। ऐसे हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि परिवार में स्त्री का स्थान आदरणीय था। कन्या के रूप में गायों की देखभाल का दायित्व उसे प्राप्त होने के कारण उसे दुहिता कहा जाता था। वैदिक काल में विवाह के अवसर पर वर और वधू के परिजन परस्पर उपहारों का आदान प्रदान करते थे, किंतु बाद में यह प्रथा एक पक्षी हो गई और वधू पक्ष को ही उपहार देने पड़ते थे। इस प्रथा को हम दहेज प्रथा का पूर्वगामी कह सकते हैं। विधवा विवाह, नियोग प्रथा इनका प्रचलन था। पर्दा प्रथा का ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में हमें गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह का उल्लेख मिलता है, परंतु वही विवाह आदर्श माना जाता था
जिसमें दोनों परिवारों की सहमति होती थी। पिता परिवार का मुखिया होता था, किंतु माता का भी स्थान महत्वपूर्ण होता था। विवाह एक पवित्र धार्मिक बंधन और संस्कार माना जाता था और इस अवसर पर वर वधू एक दूसरे के प्रति आस्था और समर्पण की शपथ ग्रहण करते थे। महिलाएं कृषि कार्य में भी पुरुषों को सहयोग प्रदान करती थी। लघु उद्योगों में अपनी पति की सहयोगी थी। कपड़ा बुनने की कला में वह पारंगत थी और धनुष बाण आदि अन्य हथियार भी बना लेती थी। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति है। इससे पूर्व हम देखते हैं उपनिषद काल में उनकी स्थिति। उपनिषद काल में नारी को समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त था। इस युग की सबसे विदुषी महिला गार्गी थी। गर्ग गोत्र में जन्म होने के कारण वह गार्गी के नाम से प्रख्यात हुई थी। इस काल की अन्य महिलाओं में कात्यायनी और मैत्रेयी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी के याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने का भी विवरण मिलता है, जिसमें यद्यपि वह विफल रही, परंतु फिर भी धर्मशास्त्रों में उसकी विद्वता का उल्लेख मिलता है। अतः स्पष्ट है कि उपनिषद काल में महिलाओं को शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी, परंतु इसके पश्चात के बाद के काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। उत्तर वैदिक काल में महिलाएं अपने सम्मान और स्वतंत्रता के उपभोग से शनः शनः वंचित होती गई। अब उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार भी उनका सीमित हो गया था। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर नहीं आ जा सकती थी। मनु स्मृति में मनु ने महिलाओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए जाने का उल्लेख किया है। मनु लिखते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्र होने योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वभाव से चंचल होती हैं। इस काल में महिलाओं के दासता के सिद्धांत को मान लिया गया था और महिलाओं की स्थिति अबला के समकक्ष हो गई थी। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति स्वाधीनता से गिरकर पराधीनता की ओर होने लगी थी। वैदिक काल में कार्य विभाजन की स्पष्ट रेखा नहीं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में जैसे जैसे आर्यों का उत्तर की ओर विस्तार होता गया, यह रेखा खिंचती गई। महिलाओं का दायित्व गृह कार्य करने तक सीमित रह गया और पुरुष घर के बाहर व्यापार और अन्य उद्यम करते थे। धर्मशास्त्र में विधवाओं को समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया था और उन पर अनेकानेक कठोर बंधन लागू कर दिए गए थे। बाल विवाह जैसी प्रथा का भी प्रादुर्भाव होने लग गया था और विवाह के कारण महिलाएं जो है बंधन का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थी, परंतु फिर भी माता के रूप में अभी भी समाज में महिलाओं का आदर किया जाता था। धन्यवाद।